उम्मीद करते हैं आप मैटर तो समझ गए होंगे। जो हम क्लास 9th में हमने स्टार्ट किया था अपना सीरीज चैप्टर 3 से एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने समझाया है। सबसे पहले तो हमने साइंस समझाई है, वो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने बताया मैटर क्या होता है, मतलब हमारे चारों तरफ हर चीज जिसमें भी मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है, मैटर है। अब अगर हमारे चारों तरफ मैटर है तो अगर हम फीलिंग्स की बात करें अपनी, जैसे गुस्सा, क्या ये मैटर है? बेटा ये मैटर नहीं आएगा। रीजन, मैटर में दो चीजें एकदम इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें मास होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। हाँ, हम उसे सेंस भी कर सकते हैं, तो गुस्सा भी हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन बेटा ना इसमें मास है ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी ये मैटर नहीं है। इसलिए फीलिंग जो होती है वो मैटर नहीं होती है, हमें महसूस जरूर होती है लेकिन वो मैटर नहीं है। तो ये मैटर की बात हुई थी। फिर हमने पढ़ा था मैटर बनता कैसे है, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम। ये डेमोक्रिटस, ल्यूसिफर और मार्सी कनाट की थ्योरी थी, उनकी फिलॉसफी थी, हमने उसको पढ़ा। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यकीन मानिए ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री, आगे चल के एक फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, उसमें भी बेसिक लॉ है और 11 में बच्चे रो देते हैं इसको समझने में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 3rd 4th चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला है, क्योंकि आपके 11th 12th में बहुत हेल्प करेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जुड़ने का नियम। अब ये कैसे? बेटा देखो सीधी सी बात है, सबको पता चल गया था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो जैसे मार्सी कनाट ने एक्सपेरिमेंट भी किया था चावल वाला। क्या किया था, चावल को छोटे छोटे टुकड़े पीस में काटते गए, मतलब दांतों से चबा के तोड़ते गए, उन्हें एक पार्टिकल मिला जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं और मिल के मैटर बना रहे हैं। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं, आपस में अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, और फिर मॉलिक्यूल मिलके आपस में मैटर बनाते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, दुनिया भर की चीजें बनती हैं। तो आखिर वो मिलती क्यों है? उनके दिमाग में ये तो था कि हाँ ये मिलते हैं, नहीं कैसे मिलते हैं, क्या इनमें कोई लॉ लगता है, क्या रेशियो चलता है, क्या प्रोसेस होता है, कुछ नहीं पता था उन्हें। तो उसको लेकर के है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक होगा मास कंजर्वेशन लॉ, जो हम अभी खत्म करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी बेटा बनते हैं, अच्छी चीज ये है। और बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, बस इतना ही करना होता है, आंसर आ जाता है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ ये हम अभी देखेंगे। इसके अलावा डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, दोनों उसी के नाम है, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। ये हम सेकंड लॉ है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आज हम इसी को अच्छे समझते हैं। तो मास कंजर्वेशन लॉ ये दिया था एंटोनियो लेवोजियर ने। लेवोजियर जो थे उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक लॉ लेकर आए थे कि मास कंजर्वेशन मतलब होता है बेटा सेफ रहना। कंजर्व है मतलब वो 100% जितना है वो सेफ है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस ये चीज, जब भी किसी चीज के आगे कंजर्वेशन लग जाए तो बस समझ जाना वो सेफ है। फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। बेटा जहां कंजर्वेशन वर्ड यूज हो जाए मतलब समझो 100% सेफ है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। अब हम समझते हैं अपना लॉ। ये था थोड़ा सा पुराना रिवीजन बताया, क्या आज पढ़ने वाले हैं वो बताया। अब हम मुद्दे पे आते हैं। मास कंजर्वेशन लॉ, मास मतलब मास कंजर्व है, यहाँ पे 100% सेफ है, मास कम ज्यादा नहीं होगा, पहले ही दिमाग में बैठा लो ये चीज। तो लेवोजियर जो थे उन्होंने बताया था कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या था, इस पे बेटा एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है मैंने, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिलहाल यहाँ थोड़ा बता देते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या बेटा, जब किसी भी सब्सटेंस यानी किसी भी मैटर या कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, मतलब उस वो जो हमने मैटर ले रखा है उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो लेकिन सब्सटेंस चेंज ना हो। जैसे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जैसे एक कागज ले लो, कागज एक बड़ा सा चार्ट लिया तुमने, चार्ट क्या है, पेपर का बना हुआ है। अब मान लो गुस्सा आया, तुमने उसको फाड़ डाला, गुस्से में चीजें हम लोग कॉपी किया फाड़ते रहते हैं, मान लो फाड़ डाला, फाड़ने के बाद क्या करोगे बेटा, बहुत ही छोटे छोटे पीस में कागज फाड़ डाला, मान लो उसके 100 टुकड़े कर डाले। तो 100 टुकड़े होने के बाद वो हुआ क्या, पहले वो चार्ट पेपर था, मतलब पेपर पहले भी था, फटने के बाद भी तुम्हें पेपर ही मिला। मतलब क्या चेंज हुआ बेटा,
वो बड़ा सा था, उसका शेप चेंज हो गया, वो पहले बड़ा साइज में था, अब छोटे छोटे साइज में हो गया, मतलब साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, उसकी स्मेल चेंज हो जाए, मान लो कोई चीज है उसकी हम स्मेल भी चेंज करा दें, जैसे दीवार है, दीवार में हम पेंट कर दें, बेटा पहले भी दीवार थी अब भी दीवार है चेंज होने के बाद भी, मतलब पूरा चेंज हो जाए लेकिन उसमें सब्सटेंस चेंज ना हो, जो सब्सटेंस है वही रहे। जैसे पानी है, उसको जमा दो, फ्रीज कर दो तो क्या होता है, बर्फ बन जाती है, बर्फ बनने के बाद भी वो रहता है तो पानी है ना, फॉर्मूला उसका H2O है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में बेटा वो होता है कि सब्सटेंस चेंज होता है। इसी को थोड़ा समझते हैं दूसरे, मान लो उससे हद से ज्यादा आ गई, फाड़ने की जगह जला दिया, उसको भून डाला, काम खत्म, मारे गुस्सा का जला के रख दिया, क्या होगा, जल गया, कोयला राख बन गया, धुआं बन के उड़ गया। अब क्या वापस तुम्हें वो पेपर मिलेगा, क्या वो पेपर बचा, अब बेटा वो धुआं राख बन गया है, यानी केमिकल चेंज हो गया, सब्सटेंस ही चेंज हो गया, जो चीज तुमने दी थी वो चेंज हो गई। जैसे कि लोहे का टुकड़ा ले लो, लोहे के टुकड़े को तुम मोड़ दो, बहुत ताकत लगा के बेंड कर दो, मशीनों के थ्रू मोड़ के कुछ मतलब कोई शेप दे दो उसको, मतलब एक लंबी सी रॉड थी मान लो लोहे की, ठीक है, एक लंबी सी रॉड थी, उसको तुमने स्क्वायर का शेप दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगल शेप दे दिया, खिड़की बना दी, कुछ भी, ये फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन उसी लोहे के रॉड को तुम पानी में डाल दो, मतलब पानी में रख दो या कहीं गीली जगह पे रख दो या खुले में रख दो, क्या होता है, नमी खा के बेटा उसमें जंग लग जाती है, क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि आयरन धीरे किस में जा रहा है, रस्टिंग में जा रहा है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, इनको समझाते जाएंगे। अब यही चीज बनाई गई, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास ना ही बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएगा, मतलब रूप चेंज हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, बेटा ये फार्मूला के नाम कैसे आए ये भी हम सीखेंगे इसी लेक्चर, मतलब इसी चैप्टर में सीखेंगे, लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बना 56 ग्राम, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो बेटा ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज में क्या हुआ, हमने हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, नए सब्सटेंस बन गए, मतलब क्या हुआ, लिखा है ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये सिर्फ फॉर्म अपना चेंज कर सकता है। फॉर्म देखो चेंज हो गया, मास का हमने 100 ग्राम मास लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड मिला 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हमको 44 ग्राम, ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लिया था 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड मिला 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हमको 44 ग्राम। यानी क्या हुआ, 100 ग्राम पहले भी लिया, इसे रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, जो चीजें हम लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए वो होता है रिएक्टेंट, और जब रिएक्शन हो जाती है जो हमें मिलता है आउटपुट में, प्रोडक्ट जो मिलता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, या इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे रिएक्टेंस बोलते हैं, या रिएक्टेंस साइड को रिएक्टेंस साइड बोलते हैं, और जो चीजों को तुमने लिया, जिन केमिकल जिन सब्सटेंस को लिया उन्हें रिएक्टेंस बोलते हैं, और जो हमें मिलता है आउटपुट में वो प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये प्रोडक्ट साइड होती है। तो बेटा रिएक्टेंस हमने लिया था 100 ग्राम, हमें प्रोडक्ट भी मिला कितना, 100 ग्राम, बस क्या हुआ, नए फॉर्म में मिला। तो वही चीज तो उसने कही थी कि मास ना ही क्रिएट होगा, अगर क्रिएट होता तो बेटा 100 ग्राम से ज्यादा चीज मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होता तो हमें 100 ग्राम से कम चीज मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ, मतलब मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, बस इसने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही था हमारा मास कंजर्वेशन लॉ, जिसे एंटोनी लेवोजियन ने दिया था, ठीक है। अभी हम इसके और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मास कंजर्वेशन लॉ तो हमने देख लिया, अब मास कंजर्वेशन लॉ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, केमिस्ट्री का ये टफ चैप्टर तो है बट इतना भी नहीं, गिनती की कुछ चीजें अगर उसे आप समझ लेते हैं बहुत आराम है। कभी अपने सीनियर से पूछना, बोलेंगे केमिस्ट्री बहुत दिमाग खाती है, न्यूमेरिकल ये सब बहुत बवाल है, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री बहुत दिमाग खाती है। ये बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे, यहाँ देखो केमिकल रिएक्शंस होंगी, सब्सटेंस की स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर की स्टडी ही चल रही है, तो केमिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन होने लगा ना कि कितना मास यूज हो रहा है, याद करो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था फिजिक्स, समझ आ गया कि नहीं आ गया, जहां भी एनर्जी फोर्स मास ये सब चालू हुआ तो वहां फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री है, तो दोनों को कंबाइन करके एक फिजिकल केमिस्ट्री बनती है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, यकीन मानो सिर्फ जोड़ना घटाना इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि 5 रुपए किसी ने दिए, 2 रुपए किसी ने दिए, टोटल रुपए बताओ कितने हो गए, 7 रुपए। बस बेटा यही है मास कंजर्वेशन लॉ,
कैसे? मान लो दो चीजें हमने ली, एक का मास 2 ग्राम था, दूसरे का मास 5 ग्राम था, बताओ टोटल कितना बन गया? 7 ग्राम बन गया। मास कंजर्वेशन लॉ यही है ये, कि जितनी भी चीजें बनेंगी उधर, उन सबको जब जोड़ोगे तो हमेशा उतना ही आएगा। जितना तुमने इधर लिया था उतना ही उधर आएगा, मतलब जितना रिएक्टेंस साइड में तुमने लिया था प्रोडक्ट साइड में तुमको उतना ही मिलेगा। LHS इक्वल टू RHS, मैथ की भाषा में समझे तो बस वही काम यहाँ पे लॉ में लगना है। मतलब उसका मतलब समझो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा बवाली चीज नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसमें सीधी बात बोला गया है कि मास क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब जितना लेके चले तो उतना ही मिलेगा हमें। मतलब जितना रिएक्टेंस साइड में मास लिया था उतना ही प्रोडक्ट साइड में हमें मास मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का तरीका समझ लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जैसे तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता है, मतलब बिल्कुल आराम से एक एक अक्षर एक एक शब्द का मतलब समझो क्या कह रहा है। क्योंकि अभी मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया, दिमाग में आएगा अरे मास कंजर्वेशन लॉ लग जाएगा, अभी 3-4 लॉ पढ़ा देंगे फिर कौन सा लॉ लगेगा। तो पहले ये देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें लगाते हैं। दिया है 4 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना दिया है, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड, तो हाइड्रोजन दे रखा है बेटा 4 ग्राम, ठीक है, कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करो तो बेटा यहाँ H2O O2 लग जाएगा, ठीक है। इसकी अभी रिएक्शन भी करके दिखा देंगे कैसे होगी, लेकिन अभी इतना समझना है यहाँ हाइड्रोजन है, अब एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ बताया नहीं गया। जब ना बोला जाए तो बेटा उसको वो फॉर्म लेता है जो रियल में मिलता है हमें। कभी भी हाइड्रोजन अकेला H नहीं, H2 के फॉर्म में मिलता है। अगर वो बोलता है एटम है तो यहाँ H लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं इसलिए ऐसे लिया, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता ये हम बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, यहाँ कुछ ना समझ आए तो सिर्फ हाइड्रोजन लिख लो, सिर्फ हाइड्रोजन लिख दो कि हाइड्रोजन 4 ग्राम है, क्योंकि O2 क्या है ये सब चीजें हम बाद में बात कर ही लेंगे। ऑक्सीजन 32 ग्राम है। चलो अब बोलना इन दोनों ने क्या किया, मिलके क्या बनाया, पानी बना लिया, मतलब कंबाइन हुए हैं तभी पानी बनेगा। अब व्हाट इज द मास ऑफ वाटर दस ऑब्टेन, अब पानी कितना मिलेगा, तो सीधी सी बात है दो चीजें मिलके पानी बनाए, तो बेटा जितनी चीज तुम लेके चले होगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तुमने लेने में क्या लिया, 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो टोटल तुमने रिएक्टेंस कितना लिया 32 और 4 ऐड कर लो, 36 ग्राम तुमने रिएक्टेंस लिया है, तो तुम्हें प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, टोटल 36 ग्राम मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया। ये रिएक्शन फिलहाल ऐसे होती है, H2 प्लस O2, यहां बनेगा 2H2O। अब ये देखो 4 ग्राम था और ये 32 ग्राम था, सीधी सी बात, हाइड्रोजन 4 ग्राम लिया गया, ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया गया, तो पानी कितना बनेगा बेटा 36 ग्राम बनेगा, तभी तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और घुमा सकते थे बेटा, इसमें कह देते कि हमें पानी मिला है, पानी मिला मान लो लिख देते यहाँ पे 40 ग्राम, फिर पूछ सकते थे कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, या इज इट ट्रू, कुछ भी करके पूछ सकते थे कि ये सही चीज है, ये पॉसिबल है, या पूछ सकते थे क्या ये मास कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है। बेटा तीनों का आंसर होगा नो। क्यों बेटा, आपने रिएक्टेंस लिया है 4 ग्राम और 32 ग्राम, तो बेटा दोनों मिलकर रिएक्टेंस टोटल कितना रिएक्टेंस बना 36 ग्राम 36 ग्राम, तो बेटा प्रोडक्ट साइड में 40 ग्राम कैसे मिल जाएगा। मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, जितना रिएक्टेंस लेंगे उतना ही क्या मिलेगा, उतना ही मास हमें मिलेगा प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंस कम है, प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो यानी ये भी पूछ लेते हैं कि वेरीफाई करके दिखाइए कि ये जो प्रोसेस हो रहा है मास कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं। तो वहां पे यही करना है, रिएक्टेंट साइड का मास ऐड करना है, प्रोडक्ट साइड का मास ऐड करके देख लेना है, और फिर देख लेना है क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो यानी मास कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अभी हम अगला क्वेश्चन उसी पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन आया, अब इसको भी देखते हैं, इसमें कुछ अलग है लेकिन करना वही है। हमने बताया ना बेटा, इसको बिल्कुल टॉफी कंफर्ट वाले क्वेश्चन समझो, बस वही करना है। अब देखो इसमें क्या बोला, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड,
मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है टू ऑब्टेन 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, जबकि हम कितना जला रहे हैं, कार्बन जला रहे हैं 2.4 ग्राम। ठीक है, समझ आया? अब बेटा कॉमन सेंस की बात है, कार्बन जलेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। ठीक है, बिना ऑक्सीजन जलेगा नहीं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन हमें कहां रहेंगे, रिएक्टेंट साइड में रहेंगे। रिएक्शन बेटा कुछ इस तरह से होगी, ये होती। थोड़ा सा रिएक्शन को दिमाग में रखने की कोशिश करो। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है ना, दिखाने की जरूरत है, ये बस कॉमन सेंस में होना चाहिए कि जब भी कोई चीज जलाओगे बेटा तो ऑक्सीजन तुम्हें जो होगी वो रिएक्टेंट साइड में होगी। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है कि तुम उसका मतलब समझ लो, इसीलिए बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ो। बाकी बेटा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा खास तगड़ा नहीं है, बस 1-2 लाइन का है, काम खत्म। आलतू फालतू की चीजें हैं। देखो इधर ऑब्टेन 8.8 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना मिलना है हमें, 8.8 ग्राम। चलो ठीक है, कार्बन कितना जला इन्होंने, 2.4 ग्राम। चलो ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा बेटा, हमने क्या बताया, LHS RHS इस तरह से मान के रखो। ये एरो दिखाता है कि ये दोनों मिलके ये बनाया, लेकिन एक तरह से हमने क्या बताया, मास के मामले में क्या है, इधर का मास और इधर का मास बराबर होगा। मान लेते हैं हम ये x होगा, तो 2.4 और x ग्राम दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 8.8 ग्राम के बराबर आ जाएंगे। यहाँ इक्वल है, बिल्कुल मैथ वाला सीन, क्योंकि हमने क्या बताया, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल होगा। तो इधर इतना मास था तो इधर इतना मास, मतलब ये दोनों मिलके इन्होंने इतना बनाया। x की वैल्यू क्या आएगी, 8.8 इक्वल के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2.4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 8 से 2 जाएगा 6.4 ग्राम। यानी ऑक्सीजन कितना चाहिए हमें, 6.4 ग्राम चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अगर 6.4 रख देते हैं तो सीधी बात 2.4 कार्बन और 6.4 ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलके 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। यानी हमारा मास कंजर्वेशन लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो बेटा जब भी मास से रिलेटेड बात करें, ठीक है, ये बात समझना, थोड़ा सा समझना, अगर मास से रिलेटेड बात करें और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को लेके बात करें तो 90% चांसेस रहते हैं कि वहां मास कंजर्वेशन लॉ ही लगता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, और जब दोनों हो जाएंगे तो उसके बाद कंबाइन, मतलब दोनों के साथ में न्यूमेरिकल लेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि कहां कौन सा लगना है। इसके अलावा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये देखना है और अच्छे समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो जो देखिए, तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। केमिस्ट्री की अलग बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, आराम से आप वहां जाके देखिए। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।